ए तीलू, कैसी है रे तू? तेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, तेरे दो भाई युद्ध में शहीद हो गए और तू कौथिग जाने की बात करती है। क्या तुझे अपने भाइयों की याद नहीं आती? तेरा मंगेतर जो स्वयं युद्ध में शहीद हो गया, क्या तुझे उसका भी कोई भान नहीं? तीलू, पहले इन मौतों का बदला ले, अगर ले सकती है तो फिर कौथिग जाना। ये वो शब्द थे जिसने उस 15 साल की लड़की जो कौथिग जाने की बात करती है, जिसे ये नहीं पता कि युद्ध में उसके पिताजी भी मर गए, उसके दो भाई शहीद हो गए, उसका वो मंगेतर जिसकी अभी अभी जिसके साथ उसकी सगाई हुई थी, वो भी युद्ध भूमि में बलिदान हो गया, और वो बात करती है कौथिग जाने की। लेकिन उसकी मां जब ये शब्द कहती है तो ये शब्द उसके दिल पर तीर जैसे चुभ जाते हैं। वही 15 साल की लड़की जिसने दुनिया नहीं देखी थी, सिर्फ युद्ध के कुछ गुर अपने भाइयों के साथ सीखे थे, एक संकल्प लेती है और निकल पड़ती है युद्ध भूमि की तरफ। मात्र 15 साल की उम्र, 7 युद्ध लड़े, 15 गढ़ों को मुक्त करवाया, दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। ऐसा भीषण युद्ध कि दुश्मन ये नहीं पहचान पाया कि जिससे वो युद्ध कर रहे हैं वो महिला योद्धा है या कोई बहुत बलशाली योद्धा। मात्र 22 साल की उम्र जिसमें वो शहीद हो गई। लेकिन 15 से उम्र से लेकर और 22 साल की उम्र तक वो ऐसी वीर गाथा लिखकर चली गई कि उसे उत्तराखंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाने लगा। वो समकक्ष हो गई, भारत की रानी लक्ष्मीबाई की उसकी याद दिला दी, रानी दुर्गावती की उसने याद दिला दी। उसकी शौर्य गाथा आज भी इन पहाड़ों में यदा कदा घूमती रहती है। हर व्यक्ति जब उसकी इस शौर्य गाथा को सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम पहुंचे हैं पौड़ी गढ़वाल के चौंदकोट परगना के उस गांव में, गुराड़ गांव में, जहां आज भी तीलू रौतेली की गाथाएं, हर पहाड़, हर पेड़, हर वो घर जहां वो रहा करती थी, जिन गलियों में वो खेली कूदी, वो खेत खलिहान जहां उसने युद्ध की कला को सीखा, जहां अपनी 2 सहेलियों और अपनी घोड़ी, प्यारी घोड़ी बिंदुली के साथ उसने युद्ध की तैयारियां करी। आज हम उसी भूमि पर, उसी गुराड़ गांव में आपको लिए चलते हैं। गुराड स्योमा गुराड गौचा बीरबाला वाद थे की तिलरो तेली नौचा बीरबाला वादाला कने बीर तकारे लड़ी दा लड़ी दवाता बीरो खाल गाई 14 गढ़ जीते की हत्या हुई 14 गढ़ जीते की बीरो खाल गाई पटी गुराड स्योमा गुराड गौचा बीरबाला वाद थे की तिलरो तेली नौचा। आज हम हैं चौंदकोट परगना के गुराड़ गांव में, जो तब के समय में गुराड़ गांव हुआ करता था, और हम उस घर में हैं जो गढ़वाल नरेश के एक सभासद भूप सिंह गोरला, जिन्हें बाद में रावत की उपाधि मिली और ये पूरा क्षेत्र रावतों का कहा गया, लेकिन पहले सब गोरला हुआ करते थे, तो ये भूप सिंह रावत जी का घर था। ये पूरा क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र पर उन्हीं का राज चलता था, वही गढ़ नरेश के लिए काम करते थे। उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी एक ऐसी पुत्री उनके घर में जन्म लेगी कि जो बाद में जाकर, जिसके वीर गाथाएं इस पहाड़ की, इस गढ़वाल की नहीं बल्कि पूरे विश्व की, इस पहाड़ की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के हर घर में गाई जाएगी। तीलू, जिसका नाम तिलोत्तमा देवी था। कहा जाता है कि यह जो क्षेत्र था, भूप सिंह रावत जो थे उनके क्षेत्र में आता था। उनके 2 बेटे भी थे, तो स्वाभाविक तौर पर जब तीलू पैदा हुई तो वो भी अपने भाइयों के साथ युद्ध के हल्के फुल्के गुर सीखती थी। समय बीतता गया, गढ़वाल और कुमाऊं 2 अलग अलग क्षेत्र बने, 2 अलग अलग
वंश इस क्षेत्र पर राज करने लगे। इस सबसे पहले इस पूरे क्षेत्र पर कत्यूरी वंशज का राज चलता था, लेकिन धीरे धीरे वो कत्यूरों का वंश समाप्त होता रहा। लेकिन वक्त बेवक्त वो हमला कर देते थे और इस क्षेत्र पर भी लगातार अपने पुनः कब्जे के लिए वो लगातार हमला करते रहे। हमला जब होता रहा तो भूप सिंह रावत उनसे लड़ते, किसी में जीत जाते, किसी में हल्की फुल्की उनकी हार भी होती। लेकिन अब उनके साथ 2 बेटे भी थे। स्वाभाविक तौर पर एक ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि जिसमें भूप सिंह रावत मारे गए। भूप सिंह रावत मारे गए, लेकिन वो युद्ध जीत गए थे और उस युद्ध में इनके 2 बेटे वो बचकर आ गए थे। लेकिन उनके शरीर पर इतने घाव थे कि जो गिने नहीं जा सकते थे। जब गढ़ नरेश के पास यह बात पहुंची तो गढ़ नरेश ने कहा कि इनके शरीर पर जितने घाव हैं उतने गांवों का जागीरदार इन दोनों भाइयों को बना दिया जाएगा। कहते हैं कि दोनों भाइयों पर 42 घाव लगे थे और गढ़ नरेश ने उनको 42 गांव आवंटित किए और उनका जागीरदार उन्हें बना दिया। समय बीता, एक तरफ तीलू जो 1661 में पैदा हुई थी वो बड़ी होती रही और दूसरी तरफ इस पूरे क्षेत्र में युद्ध चलते रहे। एक युद्ध ऐसा हुआ जिसे सराय खेत का युद्ध ऐसा कुछ कहा जाता है। वहां पर भीषण युद्ध हुआ और तीलू के दोनों भाई उसमें बलिदान हुए। एक बात और आती है कि तीलू की तब सगाई हो गई थी यहीं नजदीक के ईड़ा गांव में नेगी वंशजों के साथ। कहा जाता है कि वो भी उन भाइयों के साथ युद्ध करने गया, क्योंकि उसने भी सुना था कि जो उसकी जिस परिवार में उसकी सगाई हो रही है उसके बुजुर्ग की मौत हो गई है, तो वो भी युद्ध करने गया और वो भी मारा गया। उसी समय नजदीक में ही एक कौथिक था, कांडा कौथिक जिसे कहा जाता है। तीलू जो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परिचित नहीं थी, उसने भी अपनी मां से कहा, मां मुझे कौथिक जाना है, क्योंकि उसकी 2 सहेलियां वो भी कौथिक जा रही थी। उसने कहा मैं अपनी सहेलियों के साथ कौथिक जा रही हूं। तीलू की मां ने, जो बहुत व्यथित थी क्योंकि एक तरफ उसने अपना पति भी खोया था, अपने 2 बेटे भी खोए थे, और बेटी जो तीलू थी उसके जिसके साथ सगाई हुई थी वो भी उसने खो दिया था। वो बहुत दुखी थी। उसने तीलू की इस मासूमियत पर कहा, ए तीलू, तू कौथिक की बात करती है? अभी अभी तेरे पिता की भी मृत्यु हुई, तेरे 2 भाई भी बलिदान हो गए, वो लड़का जिसके साथ तेरी सगाई हुई थी वो भी बलिदान हो गया, और तू कौथिक जाने की बात करती है। तुझे क्या अपने भाइयों की याद नहीं आती? क्या तुझे अपने पिताजी की याद नहीं आती? कैसी है रे तीलू तू? जा, युद्ध भूमि में जा, अपने पिता की मृत्यु का बदला ले, अपने भाइयों की मृत्यु का बदला ले, उस लड़के की मृत्यु का बदला ले जिसके साथ तेरी सगाई हुई थी, और जब जीत कर आ जाएगी, बदला ले लेगी, तब जाकर कौथिक चली जाना। ये वो शब्द थे जिन्होंने तीलू को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। तीलू के कदम जो मेले की तरफ बढ़ रहे थे वो रुक गए, वो जाम सी हो गई। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। जो 15 साल की मासूमियत उसके चेहरे पे थी वो कठोरता में बदलने लगी। उसने प्रण लिया, संकल्प लिया कि वो आज के बाद किसी भी कौथिक में तभी कदम रखेगी जब अपने पिता, अपने भाई की मृत्यु का बदला ले लेगी। वो समय था तीलू ने अपने कदम घर के अंदर के बजाय, कौथिक की तरफ के बजाय युद्ध की कला में झोंक दिए। तीलू की घोड़ी जिसे बिंदुली नाम था, वो उसे बहुत प्यार करती थी। उस घोड़ी के साथ वह युद्ध के गुर भी सीखने लगी। उसके गुरु, जिन्हें पोखरियाल जी के नाम से जो प्रसिद्ध थे, तीलू के गुरु शिबू पोखरियाल, उन्होंने तीलू और तीलू के साथ की उसकी जो सहेलियां और साथ ही साथ तीलू ने अगल बगल जितने भी उसके युवा साथी थे उन सबको युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, युद्ध की कलाएं सीखने के लिए प्रेरित किया। उन्हें गुरु मिल गया था। गुरु ने ऐसी ऐसी कलाएं उन्हें सिखा दी कि वह एक समय ऐसा आया जब वो सज्ज हो गई, जब वो तैयार हो गई युद्ध भूमि के लिए। निकल पड़ी तीलू युद्ध भूमि की तरफ, रणभूमि की तरफ, कत्यूरों का वध करने के लिए, अपने पिता और अपने भाइयों का बदला लेने के लिए। और कहते हैं
कि उसने कत्यूरों से 15 गढ़ उनको छुड़ा लिया। मात्र 22 साल की उम्र और 7 युद्ध, वो भी ऐसे युद्ध जिन्हें उसने अपनी वीरता से जीत लिया था। और इतिहास में दर्ज हो गई थी एक ऐसी महिला, ऐसी लड़की जिसने कभी युद्ध कौशल दिखा नहीं था, लेकिन उसने जब युद्ध करना शुरू किया तो वह विश्व की एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने 7 युद्ध लड़े और 7 के 7 युद्धों में विजय प्राप्त की। उसकी वो घोड़ी अंतिम युद्ध में मारी गई। उसकी वो 2 प्यारी सी सहेलियां जो हर वक्त उसके लिए लड़ा करती थी, उसके साथ साई की तरह रहती थी, उनकी भी मृत्यु हो गई। कहा ऐसा जाता है कि जब तिलोत्तमा जब आखिरी युद्ध सराय खेत में लड़ रही थी, उसके बाद जब उसने युद्ध जीत लिया, अपने घर की तरफ आई, घर के नजदीक ही पहुंच गई थी, उसे एक जल स्रोत दिखा। उस जल स्रोत को देखकर उसे ऐसी अनुभूति हुई, क्योंकि थकी हुई तो थी, कि वो थोड़ा सा इस पानी को पी ले। अपने गांव के नजदीक जब उसने वो जल स्रोत देखा तो उसके जो शरीर की थकान थी उसे मिटाने के लिए, थोड़ा उस जल में स्नान करने के लिए उसका रुकने का मन हुआ। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, इतने युद्ध हुए, इतने युद्ध जीते तीलू ने, लेकिन कोई भी उसका दुश्मन यह नहीं समझ पाया कि तीलू कोई लड़की है। क्योंकि तीलू की जो वेशभूषा थी, तीलू के साथियों की जो वेशभूषा थी, वो पूर्णतया एक योद्धा के वस्त्र हुआ करते थे। दुश्मन कभी नहीं समझ पाया कि यह तीलू कोई योद्धा है या कोई महिला योद्धा है। जैसे वो जल स्रोत के सामने गई और उसने अपने जो सर पर उसका कवच था वो उतारा, तो उसके बाल खुल गए। उसने अपनी जो तलवार, जो अभी तक केवल संहार कर रही थी, दुश्मनों का वध कर रही थी, उसे उसने नीचे रख दिया और उतर पड़ी जल स्रोत की तरफ। लेकिन एक ऐसा कत्यूरी जो घायल था, वो पत्थर के पीछे छुपा हुआ यह सब देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिससे हम लड़ रहे थे वो महिला है। उसने उसका पीछा करना शुरू किया। जैसे ही तीलू पानी की तरफ झुकी, उस कत्यूरी ने तीलू की तलवार से तीलू पर वार कर दिया। यह वार पीठ पर हुआ था। तीलू तड़प उठी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसी की तलवार से उसका दुश्मन उस पर वार कर रहा था। तीलू ने अपने वस्त्रों में छिपी एक कटार निकाली और उस कटार से अपने उस दुश्मन का वध कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि तीलू भी वहीं पर शहीद हो गई। तीलू शहीद हुई, लेकिन उसकी वीर गाथाएं, उसकी शौर्य गाथाएं इन पहाड़ों में हर घर तक पहुंच गई। उसकी गाथा इन पहाड़ों में आज भी गूंजती है। हमारे थड़िया हों, हमारे चौफला हों, या हमारे नाना नानी दादा दादी की कहानियां हों, कोई भी तीलू की कहानी सुनाने से नहीं चूकता है। वह वीर बाला मात्र 22 साल की उम्र में शहीद हो गई, लेकिन अमरत्व को प्राप्त हो गई। उसने अपना स्थान विश्व की उन वीर महिलाओं के साथ बना दिया था जिन्हें हम रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम दुर्गावती के नाम से जानते हैं। आज हमारी तीलू, हमारे पहाड़ों की तीलू उसी स्थान पर खड़ी है। उसे हम उत्तराखंड की नहीं बल्कि इन पहाड़ों की, इस देवभूमि की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, तीलू रौतेली। हमारे साथ हैं सुरेंद्र सिंह गोला रावत जी। आप गुराड़ के ही हैं। आपने बचपन से तीलू के बारे में सुना होगा। आपके घर से सुबह सुबह इस घर पर भी नजर पड़ती होगी जहां तीलू खेली बड़ी हुई और तीलू की वीर गाथा लिखी गई। क्या भाव आता है मन में? मन में हमारी एक थे कि हमें गर्व होता है कि हमारी एक बहन जो हमारी क्या बोलते हैं दिशा धेणी, मतलब उसने जो है आज हमारे पूरे देश के अंदर, भारत वर्ष के अंदर, और जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है उसी तरह से अपनी वीरता को निछावर किया। तो ये हमारा सबसे बड़ा गौरव यही है
कि जहाँ भी जा रहे हैं हम, तो एक तो गोल्ला ठोकदार के नाम पे आ जाता है, दूसरी जाति ठोकदार की परिवार की एक लड़की जिसने कि इतना बड़ा युद्ध पर विजय प्राप्त की और अपनी जान गंवाई। यही मेरा एक सबसे बड़ा वो उदाहरण है कि बिल्कुल गर्व महसूस होता है कि एक नन्ही सी बालिका, एक छोटी सी बालिका खेल कूद अपने खेलने कूदने की उम्र में इतना बड़ा, इतने बड़े युद्ध वो लड़ी, और युद्ध का जो कौशल था वो भी अद्भुत था। अपने बच्चों को जो आज यहाँ पर इस जगह से पलायन हो गया है, अपने बच्चों को भी क्या है वीर गाथा सुनाते हैं आप लोग? पक्का था वीर गाथा क्या, अभी पहले जब हमारे पुराने प्रधान जी थे यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्होंने 2018 में यहाँ पर वीर गाथा तिलोरो तैली के लिए काफ़ी कुछ किया। तो उस समय एक बहुत बड़ा आयोजन रखा गया। पहले तो इससे ज़्यादा भी प्रचलित नहीं थी, लेकिन 2018 उसके बाद फिर जो है बाद में एक बार फिर दो बार चला, मतलब तिलोरो तैली का जो प्रोग्राम, जो कि कोटद्वार में इसकी जो एक समिति है, तिलोरो तैली समिति है, उसके अध्यक्ष थे सावर सिंह रावत, कमांडेंट रिटायर्ड SS रावत, और उनके साथ उपाध्यक्ष थे हमारे इसी गांव के ऊपर गांव के मलगुरार के ठाकुर सिंह रावत, जो कि एक प्रधानाचार्य रिटायर हुए। उन्हीं के साथ जो कैशियर थे श्री भरत सिंह रावत, जो कि मलगुरार के ही हैं और एक कोटद्वार में बसागत हैं। जहाँ तक पलायन की बात है, उस समय सबसे ज़्यादा यही बात आगे चली पलायन की कि भाई अब पलायन हुए, गाँव तो खाली हो गए, और जैसे ही आप गाँव में मतलब सरकार ने थोड़ा रोड आने जाने का वो किया, तो आप किसके लिए किया? जो बचत कुचत में मतलब बचे हुए हैं। हमारे साथ सुनील जी हैं, वो भी इसी गांव के हैं और युवा हैं। सुनील जी भाई साहब, ये जो घर है ये बड़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, ऐसा क्यों होगा? जबकि ये जो तीलू है ये हमारे उत्तराखंड की शान है, फिर भी उनका ये जो घर है ये आज भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे क्या बात हुई होगी? ये असल में यहाँ पे जो ये जीर्ण शीर्ण स्थिति में यहाँ पे तिलोरो तैली का ये जो घर है, हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि इसको यहाँ पे संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाए। हमारी मांग यही रहेगी कि एक बार यहाँ पे बात भी चल रही है, बात देखते हैं कहाँ तक बढ़ती है। सरकार भी सोच रही है कि यहाँ पे ये जो तिलोरो तैली का ये जन्मभूमि है, जन्म पैतृक मकान है, तो इसको ये संग्रहालय के रूप में इसको स्थापित किया जाए। बिल्कुल, हम भी सरकार से मांग करते हैं कि यह पुण्य भूमि है उस रानी की, उस महारानी की, जिसने अपने शौर्य गाथाएं इन पहाड़ों की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान किया, उसका यह घर आज भी ऐसी जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़ा हुआ है। जबकि यह हमारी संस्कृति भी है, इसे हम बहुत अच्छे ढंग से अगर इसको बनाएं तो हमारे उत्तराखंड की एक पहचान ये बन सकती है। आज भी इसकी यह स्थिति देखकर बहुत अजीब सा लगता है, मन को बड़ा दुख महसूस होता है कि उस वीरांगना का घर, जिस घर में वो खेली कूदी बड़ी हुई, और जिस घर में उसने अपना छोटा सा बचपन ही कहेंगे उसको बिताया, यहीं वो मृत्यु को प्राप्त हुई, और यह घर आज उस गाथा को कहने के लिए भी अधूरा सा पड़ा हुआ है। सुनील जी भाई साहब, यह गांव बड़ा फेमस है, जो बड़ा प्रसिद्धि प्राप्त है, क्योंकि यहाँ की तीलू थी, और आप तीलू के कहीं ना कहीं अगर आप निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आप रिश्ते में उसके कुछ ना कुछ लगेंगे, स्वाभाविक तौर पर कुछ ना कुछ आपका रिश्ता उससे निकलेगा। कैसा महसूस करते हैं? हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं कि हम इस ऐसे गांव में हमने जन्म लिया कि जिस गांव में जो कि यहाँ पे तिलोरो तैली की जन्मभूमि है। जब हम बचपन में छोटे थे तो हमारे दादा दादी हमको बताते थे कि इस गांव में तिलोरो तैली का जन्म हो रखा है, और हमको एक वो होता था कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस होता था, बहुत अच्छा लगता था। कि उसके बाद जब हम बड़े हुए तो धीरे धीरे के यहाँ पे, उसके बाद हमने यहाँ पे जब गांव में रोड नहीं थी तो हमने कोशिश की कि यहाँ पे कुछ इस तरह का बना जाए कि इस गांव का चारों तरफ यहाँ पे नाम हो। यहाँ पे उसके बाद ये मूर्ति लगी गई है तो बहुत अच्छा महसूस हुआ। आज यहाँ पे देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं, हमको बहुत ही अच्छा लगता है कि यहाँ पे जो वीरांगना है हम उनके यहाँ पे वंशज, कहीं ना कहीं हम वंशज हैं यहाँ पे। गांव का कोई बच्चा तिलोरो तैली जैसा बनना नहीं चाहता, ऐसा कुछ सुना दिया कभी? बनना चाहते हैं, बिल्कुल। हमारे जब पुराने थे हमारे दादा दादी तो माँ बाप हमारे बोलते थे, अरे ऐसे दिखाओ कुछ कि तिलोरो तैली जैसे, आप तिलोरो तैली गाँव के हो, कुछ दिखाओ, कुछ अच्छा करो। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे ये चीज़ें सुनना, ये चीज़ें बोलना। कहीं पे हम बोलते हैं कहाँ के हो,
कि हम बोलते हैं हम उसी गांव के हैं जहाँ पे तिल ने जन्म लिया। तो बहुत अच्छा महसूस होता है यहाँ पे हम लोगों को। बिल्कुल, यह शब्द अपने आप में दिल को बड़ा सुकून देते हैं कि जब कोई पूछता आप कहाँ के हो और हम लोग कहते हैं कि हम तिलों के गांव के हैं। मैं जगत किशोर बरथवाल प्रमोद खंडूड़ी के साथ हिमालय प्लस के लिए।